हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैक्सीनेशन। लास्ट क्लास में हमने वैक्सीनेशन के बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और मैंने बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी आज की क्लास, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज की हमारी क्लास होगी वो टोटल बेस्ड होगी आपके वैक्सीन्स के टाइप्स के ऊपर। हम जो वैक्सीन्स अब से पहले हमने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैक्सीन का नाम आया है, चाहे वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हो चाहे वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं हो। वो वैक्सीन जो काम आती है, मैं पर्टिकुलर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो वैक्सीनें आती हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं ईपीआई के अंतर्गत या आपका यूआईपी के अंदर जो वैक्सीन आती है। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम इन क्लासेस के बाद पढ़ने वाले हैं। हम जितनी भी वैक्सीन चलती हैं, चाहे वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का भाग हो चाहे वो भाग नहीं हो, यानी कि चाहे प्राइवेटली यूज ले रहे हो, उन सभी वैक्सीनों के जो भी एमसीक्यूज हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी हमारा जो ये लेक्चर होगा टोटली प्रश्नोत्तरी पर आधारित होने वाला है। हम वैक्सीन का नाम लेंगे और उसमें सारे एमसीक्यूज निकाल देंगे जो भी एग्जामिनर ने जहां पर भी इसके बारे में पूछना है। मतलब वैक्सीन के बारे में जो कुछ भी डिटेल होने वाली है वो हम सब कुछ यहां डिस्कस करने वाले हैं। आइदर हमने इससे पहले उसके बारे में हल्की सी बात कर ली हो, जैसे मैंने जो अगर बीसीजी के बारे में पहले हल्का सा बता दिया हो, मीजल्स के बारे में बता दिया था, जो कुछ बता दिया वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे। मतलब ओवरऑल आपको ये जो क्लास रहेगी उसमें वैक्सीन के साथ में उसका एक भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है, सारे पॉइंट्स यहां आपको मिलेंगे। और आप उस वैक्सीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में जब भी मिले, आप इन पॉइंटों को रिमेंबर रखें, इनसे बाहर जाने की कोई संभावनाएं नहीं होंगी। हम एक वैक्सीन का नाम लेकर अप्रोक्सीमेटली उसके 20-30 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। वैक्सीन भी उसी वैक्सीन से शुरू करने वाले हैं जो पहले जन्म के समय लगाई जाती है, बीसीजी की वैक्सीन। बहुत सारे सवाल यहां से मिलते हैं, उसी से हम शुरू करने वाले हैं। देखिएगा वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं, ये वे सारी वैक्सीन हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वैक्सीनेशन के रूप में काम आती हैं। लाइक बीसीजी आप ले सकते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, डेंगू की वैक्सीन्स हैं, पोलियो की वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, टिटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन है, विटामिन ए की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, डीपीटी की वैक्सीन है, पेंटावालेंट की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन है, विटामिन के भी वैक्सीनेशन के रूप में काम में लिया जाता है ब्लडिंग को रोकने के लिए। क्लियर? एट बर्थ लगाया जाता है ये भी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आ गई है। उसके अलावा HPV दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए लगाते हैं। वायरिसिला जूस्टर चिकन पॉक्स के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ये सारी वैक्सीन के पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से जो भी एग्जाम के सवाल हैं वो हम सारे पॉइंट्स क्लियर यहां करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला वैक्सीन मैं लेता हूं, वह वैक्सीन है बीसीजी। ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिएगा। पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वह पॉइंट है आपका बीसीजी। यानी पहली वैक्सीन जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह है बीसीजी, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। क्लियर है? सुनिएगा इसके बारे में 1 बाय 1 पॉइंट हम बात करने वाले हैं। बीसीजी के बारे में पहला पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। फुल फॉर्म बोले तो क्या बोलना है? बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। फर्स्ट पॉइंट। ये मैं सारे पॉइंट्स वही बोल रहा हूं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं या एग्जामिनर के माइंड में होते हैं, आने की संभावनाएं रखते हैं। क्लियर? तो पहला बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। नंबर सेकंड, इसे जब एट बर्थ दिया जाता है, कब? एट बर्थ, तो इस
एट बर्थ के समय इसकी जो डोज होती है वह कितनी होती है? तो याद रखें 0.05 ml। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है क्योंकि लगभग सभी वैक्सीनों की डोज 0.5 ml होती है, लेकिन इसकी डोज है 0.05 ml, यानी कि यह डोज थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है, बाकी से डिफरेंशिएट है, इसलिए एग्जाम में आने की पूरी इसकी संभावना होती है। क्लियर है? इसके अलावा इसका रूट जो होता है, जिस रूट से आपको लगाना होता है वह होता है इंट्राडर्मल रूट। कौन से रूट से लगाते हैं? आईडी, इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। इंट्राडर्मल रूट बोले तो 15 डिग्री का एंगल आपका पूछा भी जाता है कि इंट्राडर्मल रूट कितने डिग्री एंगल पर लगाते हैं, तो 15 डिग्री एंगल पर यह लगाया जाता है। क्लियर है? साइट कहां पर लगाते हैं, जगह बताओ। तो बोलना है इसकी साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म में। कहां लगाते हैं? लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। कहां लगाते हैं? लेफ्ट अपर आर्म में। सवाल बनता है यहीं क्यों लगाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो जवाब देना है फॉर यूनिफॉर्मिलिटी। क्यों लगाते हैं यहां? फॉर यूनिफॉर्मिटी। कारण एक ही है, सिमिलरिटी के लिए, और कोई विशेष कारण नहीं है। लेफ्ट अपर आर्म में ही लगाया जाता है, यूनिफॉर्मिटी के लिए इसे लगाया जाता है। क्या क्या डिस्कस किया? नाम बताइएगा। बेसिलस कालमेटिक यूरिन कब लगाते हैं? एट बर्थ पर। कितनी डोज होती है? 0.05 ml। रूट कौन सा है? इंट्राडर्मल रूट। कितने डिग्री एंगल पर? 15 डिग्री एंगल पर। साइट बोलो लेफ्ट अपर आर्म पर। लेफ्ट अपर आर्म पर लगाने की वजह तो यह यूनिफॉर्मिलिटी के लिए वहां लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इसे आपने नहीं लगाया एट बर्थ पर, तो इस वैक्सीन को हम इनिशियल जो आपकी डोज है यह कब तक लगाते हैं? लगभग हमको इसे 1 महीने पर, आप जब पढ़ोगे 6 वीक पर भी लगाई जाती है। यानी कि आप ऐसे देखिएगा, अगर आप इस वैक्सीन को लगा रहे हैं आफ्टर 1 मंथ, वैसे 28 दिन का जिक्र होता है, एग्जैक्ट मैं बोलूं तो 28 डेज बोलते हैं, 28 दिन, लगभग हम उसे 1 महीना मान लेते हैं। अगर आप 1 महीने के बाद यह वैक्सीन लगा रहे हैं तो बेटा जी इसकी जो डोज है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर इसकी डोज काम में ली जाती है 0.1 ml। वहां कितनी थी? वहां उसकी डोज थी 0.05 ml। यहां डोज है 0.1 ml। कितने समय बाद? 1 महीने बाद। यानी कि अगर आप 1 महीने बाद ये वैक्सीन लगा रहे हैं, जन्म पे नहीं लगाए, उसके बाद अगर आप लगा रहे हैं तो 0.1 ml आप काम में लेंगे। क्लियर है? कब तक लगा सकते हैं? इसकी अपर एज क्या है? अपर एज बोले तो आप अधिकतम कितने समय तक इसे लगा सकते हैं, क्वेश्चन है, एग्जाम का है। यानी कि इस वैक्सीन को हम अधिकतम 1 साल तक लगा सकते हैं। कितने साल तक लगा सकते हैं? 1 साल तक। बीसीजी की जो वैक्सीन होती है इसे आप अधिकतम 1 साल तक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का इसी के बारे में। अगर हम इसकी बात करें, एक सवाल बहुत बार रिपीट होता रहता है, बार बार, स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन बताओ। आंसर यही जाएगा, स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है जो स्कार छोड़ती है? जवाब होगा बीसीजी। क्या जवाब होना वाला है? बीसीजी। बीसीजी वह वैक्सीन है जो स्कार छोड़ती है, यानी कि स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन के नाम से इसे जाना जाता है। अगर मैं स्कार की बात करूं तो ये कब छोड़ता है, इसके बारे में भी देखिएगा। अगर हम बात करें लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 वीक के आसपास, 2 से 4 वीक के आसपास पैप्यूल बन जाता है। पैप्यूल बोले तो हल्की सी फुंसी बन जाएगी, पैप्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। कितने वीक पर हो जाता है पैप्यूल का फॉर्मेशन? जवाब होगा 2 से 4 वीक के आसपास। यही अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो स्कार है वो कब बनता है, तो लगभग 6 से 12 वीक। यह सवाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था स्टाफ नर्स की एग्जाम में। अभी याद रखना है 6 से 12 वीक, लेकिन मोस्ट करेक्टली मैं बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा 2 महीने, 2 मंथ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है?
स्कार फॉर्मेशन। यानी अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि स्कार फॉर्मेशन कब होगा, जवाब होगा आपका लगभग 6 से 12 वीक पर, यानी कि 2 महीने के आसपास स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। पैप्यूल कब बनता है, तो बताना है 2 से 4 वीक पर पैप्यूल का निर्माण हो जाता है। अगर 1 महीने बाद बीसीजी की वैक्सीन को लगा रहे हो, डोज में बदलाव होने वाला है। कितनी डोज लगाने वाले हो आप? 0.1 ml लगाना है। कितने साल तक लगा सकते हैं बीसीजी को? 1 साल तक। 1 साल बाद इसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्कार फॉर्मिंग ये वैक्सीन ये होती है। बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल, यूनिक सवाल है ये कि स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन का नाम बताओ। क्या बताना है आपको? बीसीजी। बोले तो कब बनता है, तो बताना है सर्वप्रथम पैप्यूल बनता है। पैप्यूल कितने वीक पर बनेगा? 2 से 4 वीक पर बन जाता है। पैप्यूल फूटकर स्कार का निर्माण कब बना लेगा? तो लगभग 6 से 12 वीक पर बना लेता है, यानी लगभग 2 महीने पर। यहीं आपसे पूछा जाए कि मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वो कब करते हैं, तो बताना है लगभग 8 से 14 वीक पर हम क्या करते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट। जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट, यह मॉन्टेक्स टेस्ट भी कब किया जाता है? 8 से 14 वीक के दौरान मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। क्लियर है? ये सब हमने स्कार के बारे में बात कर ली। अगर हम बात करें इस बीसीजी के बारे में, तो बीसीजी जो है वह कौन सी बीमारी से रक्षा करती है? तो याद रखना है कि यह प्रोटेक्ट करता है किससे? टीबी से। लेकिन बेटा टीबी तो 2 प्रकार की है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना है यह रक्षा करती है हमारी किससे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से। यानी कौन सी टीबी से रक्षा करती है ये? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से। बीसीजी की जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं यह एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से हमारी रक्षा करता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, यह जो बीसीजी की वैक्सीन है यह ब्लैडर कैंसर के अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट के रूप में भी काम में ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि इट यूज्ड, यानी कि बीसीजी used for treatment of early stage of bladder cancer। ब्लैडर कैंसर वाले मरीज में भी यह काम में ली जाती है बीसीजी की वैक्सीन। और इससे एक और सवाल बन सकता है। क्या बन सकता है? कि मानो एग्जामिनर ने आपसे कहा बीसीजी वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट ब्लैडर कैंसर इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब आप पढ़ते हो, ये पढ़ाया जाता है, सारी वैक्सीनें हमारे को प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन देती हैं। लेकिन अगर यहां यह शब्द लिखा हुआ है कि बीसीजी आपको ब्लैडर कैंसर के इलाज के लिए काम में लेनी है, यह कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? बेटा गलती मत करके आना, यह सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। क्यों है? क्योंकि यहां बीसीजी को आप ट्रीटमेंट के रूप में काम में ले रहे हो। याद रखना है ये बात कि अगर यहां ये वर्ड लिखा है तो यह कौन से लेवल का प्रिवेंशन देने वाला है? तो बताना है सेकेंडरी प्रिवेंशन। कौन सा प्रिवेंशन दे रहा है ये? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक अपवाद बता रहा हूं, नॉर्मली जब हम वैक्सीन को पढ़ते हैं हम बोलते हैं वैक्सीन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करती हैं, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन करती हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे घुमाकर पूछे कि ब्लैडर कैंसर का इलाज करने के लिए तुम बीसीजी को काम में ले रहे हो, बताओ यह कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? बोलो बेटा, क्या जवाब होगा तुम्हारा? सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। क्योंकि यह क्या कर रहा है? एक प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहा है, एक प्रकार का इलाज कर रहा है। और ट्रीटमेंट कौन से लेवल का प्रिवेंशन होता है? हमने पढ़ाया था आपको, यह सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में जाता है।
क्लियर है यहां तक? आगे चलें, इसमें क्या क्या डिस्कस किया हमने। मॉन्टेक्स टेस्ट करना है, कब करना है? 8 से 14 वीक के आसपास। प्रोटेक्ट किससे करती है? ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से। बीसीजी किसके इलाज में भी काम आती है? ब्लैडर कैंसर के में भी। और ब्लैडर कैंसर में इलाज के में काम में ले रहे हो तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन देने वाली है? सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन ये देने वाली है। आगे देखिएगा, यह लगभग रिड्यूस करती है, रिड्यूस लेप्रोसी को भी। आपका जो कुष्ठ रोग है उसमें भी ये काम आती है। रिड्यूस लेप्रोसी लगभग 20 से 40%, यानी कि लेप्रोसी के अंदर भी काम में ली जाती है बीसीजी को। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैडर कैंसर में बीसीजी काम में लेते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को ठीक करने में बीसीजी काम में ले रहे हैं, और लेप्रोसी को भी 20 से 40% घटाने में हम ये वैक्सीन काम में ले सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, इस वैक्सीन को जब आप लगा रहे हैं तो लगाते समय जो हमारी बीसीजी की वैक्सीन होती है, जब हम उसे लगा रहे हैं तो लगाते समय कौन सी सिरिंज और कितनी गॉज की सिरिंज काम में लेते हैं, यह सवाल भी आता है। तो याद रखना है, उसका गोज होता है 26 गोज। क्यों? तो कौन से गोज की होती है? 26 गोज की यह होने वाली है। उसका नाम होता है, आपकी जो सिरिंज होती है उस सिरिंज को हम बोलते हैं आपकी बीसीजी सिरिंज, या ट्यूबरकुलिन सिरिंज भी बोलते हैं। ट्यूबरकुलिन सिरिंज, क्या बोलोगे? ट्यूबरकुलिन सिरिंज। यह तो सब लोग जानते हैं इसका नाम, लेकिन बेटा जी इसे एक और नाम से जानते हैं, वह नाम आप जरूर याद रखना। इसका नाम है ओमेगा स्टेट सिरिंज। क्या बोलते हैं इसी को हम? ओमेगा स्टेट सिरिंज। ओमेगा स्टेट सिरिंज या ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो 26 गोज की होती है, यह काम में लेते हम बीसीजी के लिए। क्लियर है? आगे देखिएगा, आपकी जो बीसीजी होती है वह किसके साथ डिजोल्व की जाती है? तो याद रखना है, इसे हम डिजोल्व करते हैं किसके साथ? पढ़ाया हुआ पॉइंट है, नॉर्मल सलाइन के साथ में। किसके साथ में करते हैं? नॉर्मल सलाइन। एनएस बोले तो नॉर्मल सलाइन, नितेश सर नहीं बोलना है। नॉर्मल सलाइन के साथ इसे हम क्या कर लेते हैं? हम इसे डिजोल्व कर लेते हैं। अगर बोला जाए डिजोल्व करने के बाद कब तक काम में लेंगे, तो भी बताया हुआ पॉइंट है, ये भी क्लियर है कि डिजोल्व वैक्सीन जो है, डिजोल्व वैक्सीन जो है यह काम आएगी यूज्ड। नॉर्मल मैंने बताया था 4 आवर, कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम कब तक काम में लेना है, तो बता देना है 6 घंटे। क्लियर है? मैक्सिमम 6 घंटे तक काम में ले सकते हैं। नॉर्मल कितना लेना है? 4 घंटे तक काम में लेना होता है। एक और, अगर आपने बीसीजी को काम में ही नहीं लिया तो कब फेंक देते हैं? तो दिन के अंत में भगा दी जाती है। क्लियर है? यानी कि अनयूज्ड बीसीजी वायल मस्ट डिस्कार्ड एट द एंड ऑफ डे। दिन के अंत में इस वैक्सीन को भगा दिया जाता है। क्लियर है? सारे पॉइंट जो हमने बात की हैं बेटा, वो इसके एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। क्या क्या है एक बार क्विक रिव्यूज में देख लीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए हैं जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। पहला पॉइंट है बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। नाम पूछा जाए बताओ बीसीजी के फुल फॉर्म होगा, आप बोलेंगे बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन है। अगर बोला जाए यह वैक्सीन जब एट बर्थ पर लगाते हैं, यानी ये भी पूछ सकता है कब लगाते हैं, तो एट बर्थ पर लगाते हैं। कितनी डोज रखनी है? बोलना है 0.05 ml। फिर बोल रहा हूं बेटा डोज याद रखना यह, क्योंकि यह बाकी वैक्सीनों की डोज से अलग है।
अगर बोला जाए कौन से रूट से लगाते हैं तो इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। इंट्राडर्मल रूट बोले तो कितनी डिग्री का एंगल बनने वाला है, 15 डिग्री का एंगल होने वाला है। अगर बोला जाए साइड बताओ, बोलना है लेफ्ट अपर आर्म में ही लगाते हैं। हर व्यक्ति के, हर बालक के लेफ्ट अपर आर्म में ही लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं, लगाने का कारण पूछा जाए तो बोलना है यूनिफॉर्मिलिटी के लिए लगाई जाती है। कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पॉइंट यहां हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट देखिएगा, अगर एक महीने के बाद अगर आप लगा रहे हैं बोले तो 28 दिन के बाद में, तो डोज कितनी रख लेनी है, 0.1 ml रखनी है। डोज परिवर्तन हो रहा है। अपर एज मैक्सिमम कब तक लगा सकते हैं, जवाब क्या होने वाला है, 1 साल। स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन कौन से होने वाली है, नॉरसेट की एग्जाम में भी सवाल आया था बेटा, यह है नॉरसेट, क्लियर है, नॉरसेट की एग्जाम में पूछा गया था। स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन पैप्यूल कब बनता है, तो बोलना है 2 से 4 वीक पर बन जाता है, बोले तो पैप्यूल का फॉर्मेशन, क्लियर है। अगर बोले स्कार फॉर्मेशन कब होता है तो बोलना है 6 से 12 वीक पर हो जाता है स्कार का फॉर्मेशन। कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए, 6 7 8 9 और 10। आगे चलें, यहां हमने बात की कि 8 से 14 वीक पर मॉन्टेक्स टेस्ट हम कर लेते हैं। किससे रक्षा करता है, तो याद रखना है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से रक्षा करता है। बीसीजी का और कहां इलाज होता है और कहां काम में ली जाती है, तो याद रखना है ब्लैडर कैंसर में और लेप्रोसी में भी काम में लेते हैं। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किए। ब्लैडर कैंसर में काम में लेने का मतलब कौन से लेवल का प्रिवेंशन कर रहा है, याद रखना है सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन ये कर रहा होता है। तो बोले तो 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट और 14 पॉइंट, 14 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, यहां हमने डिस्कस किया रिड्यूस लेप्रोसी, लेप्रोसी को कम कर रही कितना परसेंटेज, तो 20 to 40%। कितनी गॉज की सिरेंज होती है, 26 गॉज की सिरेंज रखी होती है। नाम बोलो सिरेंज का, तो बोलना है ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है। बोला जाए इस सिरेंज का दूसरा नाम बोलो तो ओमेगा स्टेट सिरेंज के नाम से भी जानते हैं। बोले तो किस में डिजोल्व करेंगे, तो नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व कर लेंगे, यानी कि 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, 17 पॉइंट और 18 पॉइंट, 18 पॉइंट। आगे चलिएगा, यहां बोला गया डिजोल्व करने के बाद कब तक काम में ले लेते हैं, नॉर्मल आंसर होगा 4 घंटे, अधिकतम ले सकते हैं 6 घंटे, और इसे काम में नहीं लिया तो कब फेंक देना चाहिए, दिन के अंत में भगा देना चाहिए। क्लियर है, यह पॉइंट भी इसी के अंतर्गत है। 18 पॉइंट, इसके बाद 19 और 20 पॉइंट। क्लियर है, टोटल हमने बीसीजी के बारे में वे सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं जो एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है। 20 पॉइंट मैंने अकेली एक वैक्सीन के बारे में बताया है जो बीसीजी की वैक्सीन है। सोचो अगर इस वैक्सीन में 20 पॉइंट अगर हम याद रखें तो क्या एग्जामिनर इनसे बाहर हमसे कोई सवाल पूछ सकता है, चाहे वो जो भी एग्जाम दो, चाहे आप वो सीएचओ की एग्जाम ले लें, चाहे वो आप एम्स की एग्जाम ले लें, चाहे वो पीजीआई की एग्जाम ले लें। इतने सारे पॉइंट्स हमने बता दिए हैं कि यहां से बाहर जाने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, यानी आप इन पॉइंटों को रिमेंबर रखें। कुछ पॉइंट स्पेशल मैंने बताए हैं, जैसे यह काम ली जाती है आपके लेप्रोसी के अंदर, यह काम में ली जाती है आपके ब्लैडर कैंसर के अंदर, इसकी सिरेंज का दूसरा नाम ओमेगा स्टेट सिरेंज होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखें। स्कार फॉर्मिंग ये एक यूनिवर्सल सवाल है जो यहां से बार बार बनता रहता है। और एक सवाल और यूनिवर्सल यहीं से है, वह सवाल यह है कि किसमें डिजोल्व करते हैं, तो नॉर्मल सलाइन आपको याद रखना होता है। ये सारे पॉइंट बीसीजी से रिलेटेड थे। पहली वैक्सीन बीसीजी थी, हमने पूरी सॉल्व आउट कर दी है, पूरे सवाल आपको बता दिए हैं। ये सारे जो मैंने आपके सामने 20 पॉइंट रखे बेटा, ये 20 पॉइंट नहीं 20 सवाल हैं एग्जाम के। एग्जामिनर आपको 20 एमसीक्यूज बनाकर इनके बारे में पूछ सकता है, और आप में एक भी बालक और बालिका का ये सवाल गलत होगा हो अगर, तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि एक 20 पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है, इसलिए आप भी ईमानदारी से एक 20 पॉइंट को गलत नहीं करके आना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरी वैक्सीन की बात करें तो वह वैक्सीन थी डेंगू वैक्सीन। डेंगू बेटा ये नई वैक्सीन है, अभी इंडिया में नहीं चली है, करंट है, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में आ सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। डेंगू वैक्सीन का नाम अगर पूछा जाए तो बताना है इसका नाम क्या है, क्योंकि अभी नई वैक्सीन आई है।
अभी तो इंडिया में तो इसका ट्रायल भी नहीं हुआ, मैक्सिको में ही हुआ है। इसका नाम है डेंगवाक्सिया। नाम बोले तो बोलना है डेंगवाक्सिया। क्या नाम है? डेंगवाक्सिया। डेंगू की वैक्सीन का नाम क्या है? बताना है, डेंगवाक्सिया है। क्या नाम बताना है? डेंगवाक्सिया। याद रख लेंगे, डेंगू के नाम पर याद रखना है डेंगवाक्सिया। डेंगू तो डेंगवाक्सिया। क्लियर है? किसने डिस्कवर्ड की? तो बताना है सनोफी पाश्चर ने डिस्कवर्ड की। डिस्कवर्ड बाय सनोफी पाश्चर। व्यक्ति का नाम है सनोफी पाश्चर। सनोफी पाश्चर। सनोफी पाश्चर ने इसे डिस्कवर्ड की है। अगर बोला जाए कैसी वैक्सीन है तो बताना है यह वैक्सीन लाइव टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट, ये बात हम कर चुके हैं पहले। मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट। तो कैसी है ये? टेट्रावैलेंट, यानी 4 स्ट्रेन इसमें होने वाले हैं और लाइव वैक्सीन ये है। अगर इसके हम मार्केटिंग की बात करें तो दिसंबर 2015 में अप्रूवल मिला है। अप्रूवल फॉर मार्केटिंग इन मैक्सिको। मैक्सिको में इसके मार्केटिंग का अप्रूवल मिला है दिसंबर 2015 में। कब मिला है बेटा? दिसंबर 2015 में। ये सारे पॉइंट्स तो मैंने बताए हैं, यह डेंगू वैक्सीन के रिगार्डिंग है। क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए देखिएगा। पहला पॉइंट, इसका नाम पूछा जाए अगर डेंगू का, नई वैक्सीन है बेटा, बहुत सारी पुस्तकों में नहीं मिलेगी आपको, नई लेटेस्ट है। अभी तो इंडिया में इसका ट्रायल भी नहीं हुआ है, मैक्सिको में भी ट्रायल मिला है, परमिशन इसकी मिली है, बहुत जल्दी आएगी ये। जो डेंगू की जो वैक्सीन है उसका नाम है डेंगवाक्सिया। डिस्कवर्ड हुई किसके द्वारा? सनोफी पाश्चर के द्वारा। लाइव टेट्रावैलेंट ये वैक्सीन है और 2015 के दिसंबर के महीने में अप्रूवल मिला था मार्केटिंग का। कहां मिला है? तो बोलना है मैक्सिको में मिला है। कहां मिला है? मैक्सिको में। वैक्सीन का नाम डेंगवाक्सिया। डेंगवाक्सिया लाइव टेट्रावैलेंट वैक्सीन ये है। क्लियर है? दोनों वैक्सीन क्लियर हुई। पहली हमने बात की बीसीजी के बारे में, दूसरी हमने बात की है डेंगू के बारे में। तीसरी वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तीसरी वैक्सीन आपकी है जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस, जेई, जापानीज एनसेफेलाइटिस। इसके बारे में भी देखिएगा। जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है जेई, यह वैक्सीन 3 प्रकार की होती है। बहुत सारी जगह आपको ये मिलेगा ये लाइव है और किस जगह मिलता है किल्ड वैक्सीन है। तो बेटा इसके टाइप 3 है, 3 प्रकार की होती है। पहला है फर्स्ट माउस ब्रेन ड्राइव्ड। माउस ब्रेन डिराइव्ड, चूहे के ब्रेन से, माउस ब्रेन ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड, बोले तो किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? किल्ड वैक्सीन। दूसरी सेकंड वैक्सीन है सेल कल्चर ड्राइव्ड। सेल कल्चर्ड ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड, ये सेम मैंने डैश डैश लगाया मतलब सेम है। सेल कल्चर ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड, बोले तो दोनों वैक्सीन इनएक्टिवेटेड है। वो मैं कह सकता हूं कि दोनों वैक्सीन कैसी वैक्सीन है? ये किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन। और तीसरे प्रकार की जो वैक्सीन है इसमें, उसका नाम है सेल कल्चर, सेल कल्चर्ड लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। मतलब मैं कह सकता हूं यह वैक्सीन लाइव है। कैसी है ये? लाइव। और यही वैक्सीन काम में ली जाती है इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल में। अगर पूछे कि हम जो जेई काम में ले रहे हैं इम्यूनाइजेशन में, जापानीज एनसेफेलाइटिस की 2 डोज लगाते हैं, वो कौन सी है? तो आपको बोलना है लाइव वैक्सीन है, वो किल्ड नहीं है। हम लाइव वैक्सीन को ही काम में ले रहे हैं। हालांकि इसके 3 प्रकार हैं, माउस ब्रेन ड्राइव्ड है,
जो इनएक्टिवेटेड है, दूसरा सेल कल्चर ड्राइव्ड है, ये भी इनएक्टिवेटेड है, और तीसरी सेल कल्चर ड्राइव्ड लाइव एटीन्यूएटेड है, मतलब लाइव वैक्सीन है, और इसी को हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में काम में ले रहे हैं। मतलब आप जब पढ़ोगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मैं वहां जब लिखूंगा जेई आगे लिखूंगा लाइव वैक्सीन, यानी ये लाइव वैक्सीन है, किल्ड नहीं है। क्लियर है? लेकिन टाइप जब हम पढ़ते हैं तो ये दोनों है, लाइव भी है और किल्ड भी होती है। आप जब क्लासिफिकेशन पढ़े थे, मैंने भी आपको पढ़ाया था लाइव और किल्ड वैक्सीन, तो मैंने जेई को बोला था कि जापानीज एनसेफेलाइटिस, क्लियर है, कि यह किल्ड वैक्सीन में आता है, क्योंकि इसके दोनों टाइप है, किल्ड भी है और लाइव है। दो प्रकार की तो किल्ड है और एक प्रकार की लाइव होती है, तो दोनों प्रकार की मिलती है। जैसे टाइफॉइड दोनों में मिलता है, वैसे ये भी दोनों प्रकार की मिलती है, लाइव भी और किल्ड भी हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट हमने जापानीज एनसेफेलाइटिस के रिगार्डिंग बात की। एक पॉइंट और कर लेते हैं, जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो डाइलुएंट है उसकी बात करते हैं। ये नया सवाल है, डाइलुएंट ऑफ जेई। बात कर चुके हैं हम इसको जब हमने डाइलुएंट तुम्हें पढ़ाए थे, फिर भी हम दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जापानीज एनसेफेलाइटिस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। दो प्रकार की बताया था, अगर आपको याद हो तो मेरे साथ के साथ जवाब दें, सोचें क्या बताया था, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। सिंगल में मैंने बताया था 0.5 ml और डिस्टिल वाटर, स्टेरिलाइज्ड वाटर, नॉट डिस्टिल, स्टेरिलाइज्ड वाटर, स्टेरिलाइज्ड वाटर। और अगर 5 डोज, मल्टीपल डोज में 5 डोज काम में लेते हैं, 5 डोज वाली अगर आप काम में ले रहे हैं तो यहां 2.5 ml हम काम में लेते हैं, और उसका नाम है फोस्फेट बफर सलाइन। फोस्फेट बफर सलाइन। समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया है स्टाफ नर्स के एग्जाम में, नया सवाल है एग्जाम में ये भी। डाइलुएंट ऑफ जेई बताओ, सिंगल डोज है तो 0.5 ml स्टेरिलाइज्ड वाटर काम में लेंगे, 5 डोजेस से हम मल्टीपल डोज भी बोलते हैं, और यहां काम में लेते हैं 2.5 ml फोस्फेट बफर सलाइन। ये सारे पॉइंट हमने किसके रिगार्डिंग बात की? जेई के रिगार्डिंग, जापानीज एनसेफेलाइटिस। क्लियर है? माउस ब्रेन ड्राइव्ड है, इनएक्टिवेटेड होती है, सेल कल्चर ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड है, सेल कल्चर्ड या लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन ये होती है, लाइव भी और किल्ड भी। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो आप काम में ले रहे हो वो कौन सी है? लाइव वाली वैक्सीन होती है। एक बात और याद रखें, इसकी डोज कितनी लगाते हैं तो याद रखना है, जेई की डोज लगाई जाती है 2। कितनी डोज लगाते हैं जेई की? 2 डोज लगाते हैं। एक लगाई जाती है जेई फर्स्ट, एक लगाते हैं जेई सेकंड। जेई फर्स्ट, जेई सेकंड। जेई फर्स्ट लगता है 9 मंथ पर, और जेई सेकंड हमारा लगाया जाता है 16 से 24 महीने पर, जेई सेकंड लगता है। यह जो वैक्सीन है जापानीज एनसेफेलाइटिस की, यह सबक्यूटेनियस रूट से लगती है और डोज होती है 0.5 ml। ये डोज होती है सबक्यूटेनियस रूट, और 0.5 ml रूट से अमाउंट में लगाई जाती है जापानीज एनसेफेलाइटिस को। क्लियर है? अगर हम बात करें जापानीज एनसेफेलाइटिस की, तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, सब जगह लागू नहीं किया गया है, नई अभी ऐड हुई है वैक्सीन। अगर मैं इसके हिस्ट्री या हमारे अपडेटेशंस की बात करूं जेई के बारे में, तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है 2006 के अंदर जापानीज एनसेफेलाइटिस जो था उसको एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। क्लियर है? यानी जेई स्टार्टेड, जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन स्टार्ट हुई थी इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स। जिन जिलों में ज्यादा मात्रा इसकी है, एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां इसे लागू किया गया था। एक और सवाल यहां से बनता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जेई का? तो गोरखपुर है यूपी में हाईएस्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेई। जापानीज एनसेफेलाइटिस के सर्वाधिक केस जिस डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं वह है गोरखपुर।
क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर। तो यह शुरुआत हुई 2006 में जेई की, एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में से लागू किया गया था। दूसरा, उसके बाद सन 2013 के अंदर जापानीज एन्सेफेलाइटिस की सेकंड डोज स्टार्ट हो गई थी। यानी इसकी जेई की सेकंड डोज कब आई थी? 2013 में, और स्टार्टिंग हुआ 2006 के अंदर एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गोरखपुर। दिस इज ऑल अबाउट द जेई वैक्सीन्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं यहां से रिलेटेड। जापानीज एन्सेफेलाइटिस 3 प्रकार की वैक्सीन ये है, यानी आप ऐसा कह सकते हो उसमें लाइव भी है और किल्ड भी है, लेकिन टीकाकरण में जो काम मिले रहो वो कैसी है? लाइव है। याद रखें। डाइल्यूएंट की बात करें, मिलाते किस में है? तो सिंगल और 5 डोज अलग अलग हैं। स्टेराइज वाटर या फोस्फेट बफर सलाइन मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डोजेस के बारे में मैंने बता दिया। शेड्यूल के हिसाब से भी बात करेंगे आगे। वहां केवल मैं ये बोलूंगा जेई कहां लगता है। डोजेस मैंने सारी बता दी, सारी वैक्सीनों की यही बताते जा रहा हूं। शेड्यूल में केवल नाम बताऊंगा, एट बर्थ पर कौन कौन सी लगती है, बस समझ जाना आप। बाकी सारा विवरण मैं पहले दे चुका हूं आपको, यानी अभी दे रहा हूं। डोज 2 है जापानीज एन्सेफेलाइटिस की, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लगती है 9 मंथ पर, और जो सेकंड है वो लगेगी 16 से 24 महीने पर। सबक्यूटेनियस रूट से लगने वाली है और 0.5 ml लगेगी। क्लियर है? आगे इसके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड होने की बात आई तो ये यूनिवर्सलाइज्ड नहीं है, अभी तक सब जगह नहीं है, केवल एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। 2006 में से लागू किया गया था एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में। और हाईएस्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये भी सवाल बन सकता है, तो गोरखपुर है। और 2013 में इसकी सेकंड डोज शुरू हो गई थी। 2 ही डोज लगा रहे हैं हम जेई की। क्लियर है? ये सारे हम उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। देखो, हमने बीसीजी को डिस्कस किया, हमने जेई को डिस्कस किया, हमने डेंगू को डिस्कस कर लिया। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार की वैक्सीन, उसका नाम है पोलियो। कौन सी वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं? पोलियो। देखिएगा पोलियो के बारे में। चौथी वैक्सीन आपकी है पोलियो। पोलियो वैक्सीन्स बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है और इसमें से बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको ऐसे सोचेगा कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे या मिल गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है यहाँ, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, रहस्य भी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। यार ये भी हो रहा था आज तक, हमें तो पता ही नहीं था वैक्सीनेशन में। आज आपको बहुत सारे न्यू फैक्ट्स मिलने वाले हैं इससे रिगार्डिंग, सुनिएगा। अगर मैं बात करूं पोलियो के बारे में बेटा, तो पोलियो भी पोलियो की वैक्सीनों के बारे में, तो यहां पर भी 2 प्रकार की वैक्सीनें मिलती, जैसे जेई थी, यहाँ लाइव वैक्सीन भी है और किल्ड वैक्सीन भी है। दोनों प्रकार की वैक्सीन है। अगर मैं टोटली बात करूं तो 3 प्रकार की वैक्सीन यहां चलती हैं पोलियो में। तीनों को अलग अलग मैं बताऊंगा। टाइप्स की बात कर लेता हूं पहले, फिर तीनों को अलग अलग ही पढ़ाना है मुझे, ताकि आपका सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली वैक्सीन यहां होने वाली है, उसका नाम है ओपीवी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यह एक प्रकार की लाइव वैक्सीन होती है ओपीवी, जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। ओपीवी का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। बी, दूसरी बात हम करेंगे आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, बोले तो यह किल्ड वैक्सीन होती है आईपीवी। तीसरा प्रकार, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान का वैक्सीनेशन है आपके पास में, तो उसका ममता कार्ड आप जरूर देखिएगा, वहां आईपीवी का जिक्र नहीं है। तो किसका जिक्र है? वहां लिखा मिलेगा FIPV, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल आईपीवी। यह भी एक प्रकार की किल्ड वैक्सीन ही है, इसी का छोटा टुकड़ा है आईपीवी का, फ्रैक्शनल आईपीवी। बोले तो 3 प्रकार की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है पोलियो की। ऐसा क्यों हुआ? 3 प्रकार की वैक्सीनें कैसे आई? यह भी एक कहानी है, हम बताना चाहेंगे आपको इसके बारे में भी, और एक एक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं, सुनिएगा पोलियो के बारे में। पोलियो जो है, यह बीमारी बहुत दिनों से हमारे यहां थी। आप कह सकते हैं यह एक 6 किलर डिजीज में भी इंक्लूड थी, और एक बहुत भयानक बीमारी भी थी बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए।
हुआ क्या कि एक डेट तारीख थी, उस तारीख का नाम है, डेट का जो मैं बता रहा हूं 13 जनवरी 2011 लिखूंगा मैं अभी, 13 जनवरी 2011। उस तारीख को हमारे देश भारत में पोलियो का अंतिम केस पाया गया। 13 जनवरी 2011 को कहां पाया गया? ये वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कोई केस हमारे पास नहीं है। 2013 में ये हो गया। हमें इसके बाद तारीख आई 27 मार्च 2014, मतलब लगभग एक साल बाद 13 में केस खत्म आपका, जनवरी 2011 में 13 जनवरी 2011 को केस खत्म हो गया, लास्ट केस हमें मिला। और लगभग 3 साल बाद 2014 में 27 मार्च 2014 को हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया। और वह सर्टिफिकेट क्या था? पोलियो फ्री। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी जगह आपको कुछ गलतियां मिल सकती हैं। यहां इस जगह मिलेगा भारत में पोलियो इरेडिकेट हो गया, गलत बात कर रहे हैं। पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है बेटा। भारत में अगर पोलियो इरेडिकेट हो चुका होता तो दवाई नहीं पिला रहे होते। इरेडिकेट चीज अलग है, फ्री अलग है, एलिमिनेट अलग है, शब्दों को समझना। फ्री का मतलब है कोई केस नहीं आ रहा है। इंडिया को सर्टिफिकेट मिल गया है फ्री होने का। भाई स्मॉल पॉक्स इंडिया से फ्री हो गई थी 5 जुलाई 1975 को, लेकिन वर्ल्ड से इरेडिकेट का सर्टिफिकेट तो 8 मई 1980 को मिला था। तो फ्री अलग चीज है, इरेडिकेट अलग चीज है। इंडिया में अभी तक भी इरेडिकेशन नहीं हुआ है पोलियो का, ये मैं कह रहा हूं, आपको याद रखना है। हाँ, पोलियो फ्री भारत से हो गया है। दवाई हम आज भी पिला रहे हैं, दवाई का पैटर्न बदला है हमने, वो बताएंगे हम हिस्ट्री में, पैटर्न बदल दिया आजकल। तो 2 तारीख मैंने आपको बताई 13 जनवरी 2011, और दूसरी तारीख मैंने आपको बताई कौन सी तारीख? जिस दिन हमें फ्री का सर्टिफिकेट मिला वह था 27 मार्च 2014। इंडिया डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम पोलियो। हमें बहुत जिज्ञासा हुई कि यार हम पोलियो फ्री हो चुके हैं, क्यों ना हम इसका इरेडिकेशन का सर्टिफिकेट ले लें, हमें यह मिल जाए कि हम इरेडिकेट कर चुके हैं। इरेडिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए तो ये खर्चा जो हो रहा है पोलियो में ये बच जाएगा। सबको जिज्ञासा होती है कि बहुत दिनों से केस नहीं आ रहे, लेकिन हमारे जो निकटतम कंट्री स्पेशली पाकिस्तान, वह एंडेमिक कंट्री में है अभी। क्लियर? 3 कंट्रियों को एंडेमिक कंट्री माना जाता था। सबसे ज्यादा पोलियो केसेस थे, एक पाकिस्तान था, एक अफगानिस्तान था, एक नाइजीरिया था। लेकिन अभी 2020 करंट सीनेरियो की बात करूं, पुरानी पुस्तकों में 3 मिलेंगी बेटा, लेकिन आप नई चीजों को पढ़ रहे हो, आपको याद रखना है। लेटेस्ट अपडेटेशन बता रहा हूं, 2020 में नाइजीरिया को एंडेमिक कंट्री से हटा दिया गया है। अभी पोलियो की 2 ही कंट्री है जो एंडेमिक कंट्रीज हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, क्योंकि 2016 के बाद नाइजीरिया में कोई केस नहीं आया था पोलियो का। उसके बाद हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया में क्या हुआ? हमें सर्टिफिकेट चाहिए था इरेडिकेशन का। हम चाह रहे थे कि हमें सर्टिफिकेट मिले। WHO से हमारे जो सदस्य हैं उन्होंने WHO को पत्री लिखी कि हमें ऐसा करवाया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए। WHO ने बोला बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बीमारी नहीं आ रही तो मिल सकता है सर्टिफिकेट। बोले कोई भी केस? बोले नहीं आ रहा, 2011 के बाद कोई केस नहीं है। बोले अच्छी बात है। कोई वैक्सीन? बोले हमारे पास वैक्सीन तो है। बोले कौन सी? बोले OPV हमारे पास में, IPV OPV हमारे पास में। उस समय IPV नहीं चला करता, OPV की बातें कर रहा हूं, 14 की बात है कि OPV हमारे पास है, OPV पिला रहे थे। अच्छा, बोले OPV है, कैसी वैक्सीन है? बोले लाइव वैक्सीन। बोले घर पे जिंदा वायरस को इकट्ठा करके रखे हो और बोल रहे हो कि इरेडिकेशन का सर्टिफिकेट दे दो। भाई जिंदा वायरस है OPV में, तो लाइव वैक्सीन है ना। अगर हमने सर्टिफिकेट दे दिया, अगर यह बीमारी किसी ऐसे बालक बालिका को पिला दी तुमने जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो हमारा सर्टिफिकेट तो खतरे में पड़ जाएगा, उसे पोलियो हो जाएगा भाई। तो इस वैक्सीन को भी हटाना पड़ेगा। अगर OPV की वैक्सीन नहीं रही आपके पास, लाइव वैक्सीन नहीं रहती है, कोई केस भी नहीं रहता है, तो हम सोचेंगे बाद में। तो हमने जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिया और इमीडिएटली हमने, बात कर रहा हूं मैं उस समय, एक स्ट्रैटेजी अपनाई 2013 से लेकर 2018, पोलियो एंड गेम स्ट्रैटेजी। पोलियो का खेल खत्म कर देंगे, 13 से 18 के बीच में चलिए। इस स्ट्रैटेजी में क्या किया गया? पोलियो एंड गेम स्ट्रैटेजी में एक वैक्सीन आ गई, IPV। उद्देश्य देखो, लाइव वैक्सीन को रिप्लेस करना था, किल्ड वैक्सीन थे। हम चाह रहे थे हमें इरेडिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें क्या पता था उल्टा होने वाला है। IPV आ गई, चालू करना स्टार्ट कर दी। लेकिन यह वैक्सीन बहुत सारे बच्चों में एडवर्स इफेक्ट लेकर आ गई थी, रिएक्शंस होने लग गई थी।
जयपुर के जनान आपके जैकलन हॉस्पिटल में भी बहुत सारे केस इसके आए थे। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, सन 2016 की बातें मैं कर रहा हूं, अप्रैल का महीने की बातें हैं। नई वैक्सीन ने बहुत सारे बच्चों को किया परेशान, ऐसे हेडलाइन बनकर आई थी। क्या हुआ उससे, यानी कि आपकी जो वैक्सीन थी वो बच्चों को सूटेबल नहीं हो रही थी। तो फिर हमने क्या किया जाए, बोले वो नहीं, वापस ओपीवी चालू रखो आप। तो अब 2 वैक्सीन हो गई, एक ओपीवी है, एक आईपीवी हो गई। फिर हमने जुगाड़ लगाया यार आईपीवी को कैसे ठीक करें कि बच्चों में ये टॉलरेट हो जाए। तो हमने क्या किया, इसकी डोज कम कर दी। ये लगती थी 0.5 ml एक ही डोज, हमने इसको 0.1 ml करके इंट्राडर्मल लगाना शुरू कर दिया। इसके 2 बेटे बना दिए, बाप अकेला था, इसके 2 बेटे कर दी। एफआईपीवी 2 डोज लगती है इसकी। और अप्रैल में एफआईपीवी शुरू हो गया 2016 में। एफआईपीवी आज की सिनेरियो की बात करूं तो भाई पोलियो की 3 वैक्सीन अवेलेबल है, ओपीवी भी है, आईपीवी भी है और एफआईपीवी भी है। आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपने तो बहुत अच्छा करना चाहा था, 3 वैक्सीनें बना दी, तीनों वैक्सीन लागू भी कर दिए। लेकिन ये पता नहीं है कि बेचारी आंगनवाड़ी बहन जी के साथ क्या गुजर रही होगी, उस एएनएम बहन जी के साथ क्या गुजर रही होगी जिन्हें ये टीकाकरण करना होता है। अब उसे कई बार लफड़ा होता है, बहन जी पिछली बार तो पिलाया था, तो बहन जी अब की बार क्या करें, बहन जी बोलते अब की बार लगा लो। तो कंफ्यूजन हो गया, वैक्सीनें 3 हैं, कौन सी लगाएं, कौन सी पिलाएं, क्या करें। पहली बार आईपीवी लगाया तो अब क्या करना चाहिए, बहुत सारा कंफ्यूजन इन जगह है, हमारे साथ भी कंफ्यूजन है। हम इन सारे पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको कहानी बताई इन तीनों वैक्सीनों का रहस्य। अब हम एक एक वैक्सीनों के की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनिएगा, पहले ओपीवी चालू करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेट बने रहे आप, बहुत सारे सवाल यहां से आने वाले हैं एग्जाम में। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिएगा ओपीवी के बारे में। पहला पॉइंट, लाइव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन, किल्ड नहीं है ये, लाइव वैक्सीन है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका नाम है, क्या नाम है, इसे बोलते हैं सेबिन वैक्सीन। इसी का दूसरा नाम है सेबिन वैक्सीन। क्यों, क्योंकि जिसने डिस्कवर्ड किया उसका नाम था अल्बर्ट सेबिन। किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुई, अल्बर्ट सेबिन के द्वारा, डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट सेबिन, अल्बर्ट सेबिन। कब यह डिस्कवर्ड हुई थी, इन अल्बर्ट सेबिन के द्वारा डिस्कवर्ड हुई। कब डिस्कवर्ड हुई, यह डिस्कवर्ड हुई थी इन 1957, 1957 में इसे डिस्कवर्ड किया गया था वैक्सीन को। लेकिन कमर्शियल यूज शुरू हुआ 1961 से। क्लियर, कमर्शियल यूज ऑफ ओपीवी स्टार्ट हुआ 1961, 1961 में इसका कमर्शियल यूज स्टार्ट हो गया था, कमर्शियली काम चालू कर दिया था। इसकी खोज तो पहले ही हो गई थी, कब, 57 में, लेकिन कमर्शियली यूज कब चालू हुआ, 61 के अंदर। क्लियर है। इसके ऊपर एक कैंपेन भी आ गया, पल्स पोलियो कैंपेन। क्या आ गया, पल्स पोलियो कैंपेन। ये हम बता चुके हैं कि प्रोग्राम नहीं है, कैंपेन है। पल्स पोलियो कैंपेन कब आया, तो याद रखना है 1995 में, 1995 में आया। 2 राउंड हैं इसके पोलियो में, राउंड देखिएगा। फर्स्ट कैंपेन बोले तो फर्स्ट राउंड, पहली बार पोलियो की वैक्सीन कब पिलाई गई थी, फर्स्ट कैंपेन या फर्स्ट राउंड बोलो, आंसर होगा 9 दिसंबर 1995।
पोलियो की पहली वैक्सीन कब पिलाई गई थी? 9 दिसंबर 1995 को पिलाई गई फर्स्ट वैक्सीन, कॉल्ड फर्स्ट कैंपेन, फर्स्ट राउंड, 9 दिसंबर 1995। दूसरा, सेकंड कैंपेन की बात करें, सेकंड कैंपेन बोले तो सेकंड राउंड, पोलियो का सेकंड राउंड या सेकंड कैंपेन कब था? आंसर होगा आपका 20 जनवरी सन 1996। 2 बार पिलाया गया, 9 दिसंबर और 20 जनवरी। पहला राउंड 9 दिसंबर, दूसरा राउंड 20 जनवरी। इसलिए एग्जामिनर इसे 1995 बोलता है, क्योंकि पहला राउंड 1995 में आ गया था, पल्स पोलियो कैंपेन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें पोलियो, आप सभी लोग मित्रगणों ने, साथियों ने पोलियो की दवा पिलाई है? देखा है सबने? पिलाई है क्या? पिलाए होंगे। आप जब कॉलेज लाइफ में थे उस दौरान जब आपने पिलाई, बहुत सारे साथियों ने उसको देखा ही नहीं होगा। किसको? वायल को, कैसी होती है। आज मैं उस वायल से रूबरू करवाता हूं, दोबारा आपको मौका मिले ना उस वायल को जरूर पढ़ना। जब हम कोई दवाई पिलाते उसके बारे में पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूं तुम्हें उस वायल के बारे में, ओपीवी की वायल की बारे में पूरी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या क्या है उस ओपीवी की वायल में। सुनिएगा, ओपीवी वायल, एक वायल की बात कर रहा हूं मैं, सभी में यही होना है। एक वायल में बताओ कितनी डोज होती हैं, कितने बच्चों को पिलाना चाहिए एक ओपीवी की वायल को? तो इसमें होती हैं 2 ml। एक वायल कितने ml की होती है? 2 ml की। बोले तो 20 डोज, मतलब आप 20 बालक बालिकाओं को एक ओपीवी की सीसी पिलाओ, एक वायल पिलाओ। दूसरी बात, इसके अंदर अभी कौन सी ओपीवी पिला रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कौन सी ओपीवी पिला रहे हो? याद रखना है, अप्रैल 2016 के बाद में, आफ्टर अप्रैल 2016, आफ्टर अप्रैल 2016, अप्रैल 2016 के बाद में भारतवर्ष में जो पोलियो पिलाया जा रहा है वह पोलियो है बाईवैलेंट। कैसा है? बाईवैलेंट। पहले कौन सा चला करता था? ट्राईवैलेंट। अभी चल रहा है बाईवैलेंट। मतलब अभी जो पोलियो वायल है वो किस प्रकार की वैक्सीन है? बाईवैलेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी जो ओपीवी की वायल होती है ना, इसमें क्या मिला होता है? तो ये मिक्स होता है, मिक्स्ड विथ MgCl2। सीसी में मिला होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला होता है इसके अंदर। कितनी डोज देते हो भाई? बोलोगे सर 2 बूंद जिंदगी की, यही पिलाते हो। 2 ड्रॉप का मतलब कितना ml होता है? तो याद रखना 0.1 ml। 0.1 ml का मतलब होता है 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की, तभी तो 20 डोज बनी 2 ml में। इसमें और क्या चीजें होती एक वायल में? तो इसमें 15 माइक्रोग्राम तो केनामाइसिन, एंटीबायोटिक्स हैं, और 15 माइक्रोग्राम ही नियोमाइसिन। एक वायल का सिनेरियो बता दिया मैंने, एक वायल में सब रहता है। एक सिंगल वायल उठा के पढ़ोगे कभी, मौका मिले तो देखना, सारी बातें वो मिलेंगी कि 2 ml होता है, यानी कि 20 डोज उसमें होती हैं। अगर हाँ, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चित है ओपीवी। आप जब सब सेंटर पे ड्यूटी करोगे नर्सिंग ऑफिसर बन के, तो आप जाओगे हायर अथॉरिटी में, लेकिन जैसे सीएचओ की अगर आप एग्जाम दे रहे हो, वहां बहुत सारे सवाल यहां से आ सकते हैं। हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं, एक छोटी से छोटी बातें बताना चाहते हैं।
याद रखना है, पूछ लिया आपको सिंपल, बताओ ओपीवी की वायल कितनी डोज दे, एक वायल में कितनी डोज होती है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार कितनी डोज देते थे पता ही नहीं, भूल गई, बात बहुत छोटी सी है, एक नंबर गया। याद रखना है 20 डोज। कौन सी प्रकार की है, तो याद रखना बाइवेलेंट। मिक्स्ड किसके साथ करते हैं, MgCl2 के साथ में, यानी ओपीवी की वायल में क्या मिला होता है, MgCl2। एंटीबायोटिक कौन कौन सी है, कैनामाइसिन और नियोमाइसिन, कितनी, 15 माइक्रोग्राम और 15 माइक्रोग्राम। 2 ड्रॉप जो पिलाते हैं उसका मतलब कितना ml है, तो याद रखना है 0.1 ml होता है। क्लियर है जी, आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम थोड़ा सा पोलियो की डिजीज के सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस वैक्सीन के ऊपर हम जो चेंजेज हुआ उसकी बात कर लेंगे। क्लियर है, ये भी आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको। लास्ट केस बताऊंगा, लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया, इंडिया में पोलियो का अंतिम केस मिला कब, तो आपको याद रखना है 13 जनवरी सन 2011। कहां पर, वेस्ट बंगाल में, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 13 जनवरी 2011 को, डेट याद रखना, 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल में इसका लास्ट केस पाया गया था पोलियो का भारतवर्ष में। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, आपका जो पोलियो था इसमें हमें सर्टिफिकेट कब मिला, तो यह तारीख है 27 मार्च सन 2014। यह भी तारीख याद रखना, 27 मार्च 2014। क्या हुआ उस दिन, इंडिया डिक्लेयर फ्री फ्रॉम पोलियो, इंडिया डिक्लेयर फ्री फ्रॉम पोलियो। बात याद रखना, इरेडिकेट नहीं हुआ है, ये पॉइंट माइंड में रखें, इट इज फ्री, फ्री फ्रॉम पोलियो। 27 मार्च 2014 को फ्री हो गया भारत पोलियो से। नेक्स्ट, अब पोलियो के टाइप आते हैं बेटा 3। यहां इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पोलियो वायरस जो है, इस पोलियो वायरस के टाइप अगर आप देखोगे तो 3 टाइप हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 स्ट्रेन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसलिए ट्राइवेलेंट वैक्सीन हम दिया करते थे तीनों स्ट्रेन वाली, लेकिन इनमें से एक स्ट्रेन इरेडिकेट हो चुका है भारतवर्ष से, यह भी आपको याद रखना है। तारीख बता रहा हूं कब हुआ ये, यह हुआ आपका 2020। पोलियो वायरस सेकंड इरेडिकेट हो गया था हमारा वर्ल्ड से, फाइनली इसे हटा दिया गया है, और तारीख थी आपकी 20 अप्रैल। एक बार डेट बताता हूं मैं आपको। उस वायरस का नाम देखिएगा आप, यह वायरस है पोलियो टाइप सेकंड वाइल्ड वायरस, पोलियो टाइप सेकंड वाइल्ड वायरस। यह वायरस भी हमारे इंडिया से क्या हो गया है, इंडिया नहीं, इसे वर्ल्ड से ही इरेडिकेट कर दिया गया है, और यह 20 सितंबर 2015 को इरेडिकेट हो गया था। याद रखना डेट है इसकी 20 सितंबर 2015। डेटा बहुत सारा रहता है डेट्स में, 20 सितंबर 2015। याद रखना 3 डेट मैंने बताई है पोलियो से रिगार्डिंग। पहली 13 जनवरी 2011 लास्ट केस वेस्ट बंगाल में, इसे भारत को डिक्लेयर किया गया फ्री फ्रॉम पोलियो तारीख 27 मार्च 2014। फिर 20 सितंबर 2015 को, 20 सितंबर 2015 को पोलियो टाइप जो सेकंड है वह यहां क्या हो गया था, इरेडिकेट। टाइप सेकंड वाइल्ड वायरस इज इरेडिकेटेड, मतलब
यह वायरस इरेडिकेट हो गया, खत्म। यानी अब हमारे पास में 2 ही बच गई। इसलिए क्या किया गया था, आपको पता हो तो, अप्रैल 2016, इसके बाद में अप्रैल 2016 जो थी, इसके पहले और इसके बाद में, इसके पहले तो हम कौन सी वैक्सीन दे रहे थे, ट्राईवैलेंट, जिसमें स्ट्रेन तीनों थे। कौन कौन से स्ट्रेन थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों स्ट्रेन थे उस वायरस के। लेकिन इसके बाद में हम देने लगे बाईवैलेंट, रिप्लेस कर दिया इसे बाईवैलेंट, और अब यहां हम दे रहे हैं 1 और 3, क्योंकि दूसरा इरेडिकेट हो चुका है 20 सितंबर 2015 को। इसीलिए मैंने ओपीवी की वायल पर एक बात बोली थी, अप्रैल 2016 के बाद जो ओपीवी पिला रहे हो तुम, यह कैसी है, तो आपको याद रखना ये बाईवैलेंट है। कैसी है ये, बाईवैलेंट। अब इन्हें 2 दिवसों के रूप में मनाया जाता है। 2 दिवस बोले थे गवर्नमेंट ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला नेशनल स्विच डे, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखना है, नेशनल स्विच डे, नेशनल स्विच डे। अगर मिले नेशनल स्विच डे, इसका मतलब समझ जाना बात कर रहे हैं 25 अप्रैल 2016 की। यह दिवस है स्विच डे। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है इस दिन क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, रिप्लेस ट्राईवैलेंट ओपीवी, ऐसे लिखते हैं ट्राईवैलेंट को, ट्राईवैलेंट ओपीवी की जो वैक्सीन थी उसे रिप्लेस किया गया। रिप्लेस ट्राईवैलेंट ओपीवी किसके द्वारा, बाईवैलेंट ओपीवी। यानी कि इस तारीख को, जिसको मैं बार बार अप्रैल बोल रहा हूं, अप्रैल 2016, इस तारीख का नाम है 25 अप्रैल 2016। उसे हम एक दिन के नाम से जानते हैं, वो दिन है नेशनल स्विच डे। इसे क्या बोलते हैं, नेशनल स्विच डे। यानी 25 अप्रैल 2016, इस दिन क्या हुआ, हमने रिप्लेस कर दिया ट्राईवैलेंट वैक्सीन को किसके रूप में, बाईवैलेंट के रूप में। क्लियर है, यह बाईवैलेंट है और ये ट्राईवैलेंट है। एक और दिवस बनाते हैं वैलिडेशन डे, इसी के समकक्ष है ये भी, नेशनल वैलिडेशन डे, नेशनल वैलिडेशन डे। अगर ये मिले तो याद रखना है, ये बेटा पोलियो के बारे में ही है। यह जो नेशनल वैलिडेशन डे था, यह है 9 मई 2016 वाला दिन था। 9 मई 2016 को बोलते हैं नेशनल वैलिडेशन डे। इस दिन क्या हुआ, यह काम पूरा हो गया। ये जो रिप्लेस करना शुरू करे थे ना, ये कंप्लीट हो गया था, यानी कंप्लीट रिप्लेसमेंट, पूरा हो गया काम, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ट्राईवैलेंट ओपीवी बाईवैलेंट ओपीवी। सारी जितनी भी ट्राईवैलेंट ओपीवी थी, उन सभी को बदल दिया गया बाईवैलेंट ओपीवी के रूप में, और तारीख है 9 मई 2016, जिसे हम बोलते हैं नेशनल वैलिडेशन डे। एक एक बात बता रहा हूं बेटा, बहुत सारा डेटा है। नेशनल स्विच डे, नेशनल वैलिडेशन डे। क्लियर है, दोनों को आपको याद रखना है। क्या क्या बातें हमने की हैं इसके बारे में देखिएगा, सब बातें ओपीवी के बारे में चल रही हैं। यहां से स्टार्ट किया, ओपीवी लाइव वैक्सीन है, सेबिन वैक्सीन भी बोलते हैं। किसने डिस्कवर्ड की, अल्बर्ट सेबिन ने। कब डिस्कवर्ड की, 1957 में। कमर्शियल यूज कब मिला, 61 के अंदर। पल्स पोलियो कैंपेन 1995 में। पल्स का मतलब बताया था लास्ट क्लास में, क्या होता है, एक साथ सभी बच्चों का टीकाकरण करना पल्स कहलाता है। पहला राउंड कब, 9 दिसंबर 1995 को। दूसरा राउंड कब, 20 जनवरी 1996 को। सेकंड राउंड या सेकंड कैंपेन दोनों बोलते हैं। ओपीवी की एक वायल का सिनेरियो मैंने बताया, कितना ml, 2 ml, कितनी डोज, 20 डोज।
कैसी वैक्सीन दे रहे हैं अप्रैल 2016 के बाद में? बाईवैलेंट। उससे पहले कैसी थी? तो बोलना है ट्राईवैलेंट। किसके साथ मिक्स करते हैं? MgCl2 के साथ में। 2 ड्रॉप बोले तो 0.1 ml, 15 माइक्रोग्राम कैनामाइसिन और 15 माइक्रोग्राम नियोमाइसिन इसमें जुड़ी होती हैं। उसके अलावा लास्ट केस कब मिला पोलियो का इंडिया में? 13 जनवरी 2011 को। कहां मिला? वेस्ट बंगाल में। 27 मार्च 2014 को भारत को क्या मिल गया था? सर्टिफिकेट। किसका? पोलियो फ्री का। यह जो वायरस है इसमें कितने वायरस आते हैं? 3 हैं। लेकिन दूसरा वाला कब इरेडिकेट हुआ? 20 सितंबर 2015 को। क्लियर है? 20 सितंबर 2015। अप्रैल 2016 के पहले कैसी वैक्सीन थी? ट्राईवैलेंट। कितने स्ट्रेन थे? 3। अभी कौन सी वैक्सीन है? बाईवैलेंट। कितने स्ट्रेन हैं? 2, 1 और 3। इसके बाद देखिएगा नेशनल स्विच डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल 2016। क्या था उस दिन? क्योंकि इस दिन रिप्लेस किया गया था ट्राईवैलेंट ओपीवी को बाईवैलेंट ओपीवी से। इसे कब पूरा कर दिया गया? नेशनल वैलिडेशन डे के रूप में जानते हैं इसे। कब था ये तारीख? 9 मई 2016, क्योंकि इस दिन ये रिप्लेसमेंट पूरा हो गया था। क्लियर है? एक और बात, मिनिमम कितनी डोज देनी चाहिए ओपीवी की? याद रखना है मिनिमम 5 डोज देते हैं। WHO के हिसाब से ओपीवी की मिनिमम 5 डोज दी जानी चाहिए, इंक्लूडिंग बूस्टर सहित 5 डोज होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी जो ओपीवी आप दे रहे हो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, इस ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर कुछ काम की चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने पहली बात तो आपको बोल दी कि 5 डोज देते हैं। दूसरा, अपर एज पे भी सवाल आता है, तो एक तो इसकी देखो 0 डोज होती है। 0 डोज जो एट बर्थ पर लगती है ऑफ ओपीवी, यह आप कब तक दे सकते हैं? तो याद रखना है अप टू 15 दिन। यह आप 15 दिन तक दे सकते हैं। यह सवाल आया था PHN PGI में, अभी एग्जाम लगा था पब्लिक हेल्थ नर्स का PGI में। उसमें सवाल आया था कि ओपीवी की 0 डोज को अधिकतम कितने समय तक दे सकते हैं? तो 15 दिन तक दे सकते हैं। इसी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज जो होती है यह कब तक दे सकते हैं? तो 5 साल तक दे सकते हैं। इन तीनों डोजों को आप कब तक दे सकते हो? अप टू 5 ईयर, यानी ये 5 साल तक आप इन दवाई को दे सकते हो, 1, 2 और 3 डोज को। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स जो हैं यह ओपीवी के रिगार्डिंग थे, बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक वैक्सीन की बात करें बेटा अभी ओपीवी, आने वाली वैक्सीन आईपीवी और एफआईपीवी बाकी है, जिन्हें भी इसी रूप में हम देखेंगे। बहुत सारे सवाल मैंने आपको बताए हैं, इन सवालों को याद रखना। बहुत सारे डेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। यह एक पीक क्वेश्चन चल रहा है आपका कम्युनिटी का, जिसको आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एफआईपीवी और आईपीवी के साथ में, और उससे आगे आने वाली वैक्सीनों के साथ में। क्लियर है? ओके, बाय बाय।